सर्कल भी आ रहा है। मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल में आप इसे कोई बिल्डिंग भी ले सकते हो, लाइक दिस इज सम बिल्डिंग कुतुब मीनार, एंड यू आर एट सर्टेन डिस्टेंस, यू आर एक इंक्लिनोमीटर होता है, तो यू रेज दिस और फिर आप उसके टॉप को देखो और उसमें क्या है कि एंगल बन जाता है। इंक्लिनोमीटर में क्या होगा, एक खांचे पे चलता है। इंक्लिनोमीटर में क्या है, यहाँ पे एक सांचा है, तो उसमें डिग्रीज ऐसे ऐसे सरेटेड है, तो तुम जितना उसको रेस करोगे हॉरिजॉन्टल से, मान लो तुमने 60 डिग्री है, 50 डिग्री, तो उसको जब तुम इस पर एक बोल्ट लगा होगा, तो जब तुम ऊपर उठा के टाइट कर लोगे, बोल्ट इसी पे चलेगा। समझ में आया कि नहीं, सरेशंस पे, तो तुम देख लोगे कि कितनी हाइट है। सो द हाइट एंड डिस्टेंस, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका यूज़ होता है कि किसी चीज़ का पता लगाने के लिए कि किसी बिल्डिंग की हाइट क्या है। इसका इसके लिए भी यूज़ होता है कि ये देखने के लिए कि एयरक्राफ्ट अगर आपके ऊपर से जा रहा है तो आप ये पता कर सकते हो कि कितनी हाइट पे जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, सिर्फ देख के। और उस ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन की वजह से ही ठीक ठाक अगर हम उस पर मिसाइल छोड़ पाते हैं, ग्राउंड टू एयर मिसाइल, तो उसको हिट करती है। तो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो ये आगे चलकर लास्ट तक आपका साथ देगी, चाहे आप एमएससी मैथ्स भी पढ़ोगे। तो इट इज़ फॉर फाइंडिंग हाइट एंड डिस्टेंस। अभी आपका फेमिलियराइजेशन इसमें हो रहा है। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो इस चीज़ को कहते हैं बेस, जहाँ पे आप खड़े हो। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है एंड दिस इज टॉप, इस चीज़ को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये चीज़ क्या कहलाएगी, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगी। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। अब जरा देखो कि कई बार जब यहाँ पर ये 4 होगा, 4 सेंटीमीटर आप लोगों ने भी ड्रॉ किया होगा, और ये 30 डिग्री होगा, और ये 4 सेंटीमीटर है, तो आपका भाई आपसे पूछता है सौम्या कि बहन ये हाइपोटेनियस कितना होगा, तो आप कहते हो इसका डबल कर ले। ऐसा क्यों कि जब 30 सेंटीमीटर होगा तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा, दैट इज ये 4 होगा तो ये कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। हमेशा वो इसका क्या होगा, डबल होगा। कैसे होगा डबल, जरा कुछ चीजें देखिए। मान लीजिए कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो 60 है परपेंडिकुलर, क्या इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, इक्विलेटरल है ना, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको भी बाइसेक्ट कर देगा। अगर मान लीजिए ये इसकी सभी साइड 2x हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो तुम इसी आधार पर कह देती हो कि परपेंडिकुलर x है तो ये 2x है, और कोई बेसिस लगाती हो, तुम्हारे मन में सदैव ये बात रहती है। वहां देख रहे हो फिर यहाँ देख रहे हो कि मेरा भाई पूछ रहा है कि 30 डिग्री एंगल है और अगर ये 4 सेंटीमीटर है, तो तुम्हारे मन में आता है हम लोग तो इक्विलेटरल ट्रायंगल 7वें से डील कर रहे हैं, तो जब ये x होता था तो 2x नहीं हो जाता था, क्योंकि जो एंगल बाइसेक्टर है वो सामने का साइड बाइसेक्टर भी है और वो परपेंडिकुलर भी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो यही होता है, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इतनी बात समझ में आ गई। किसी भी ट्रायंगल में अगर हमारे पास एक एंगल है तो उससे 6 रिलेशन निकाले जा सकते हैं, एंड दीज 6 रिलेशंस आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक एंगल है, ठीक है, और देयर आर परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस, 3 चीज है। तो अगर मैं किसका किसका रेशो निकाल रहा हूं, भाई आप ये मुझे बता दें धर्मेंद्र, ये 4 है ये 8 है, तो ये कितना होगा, वर्बली बता दें आप।
और तो जानते हैं, एकलव्य। हाँ अभिषेक, इसकी आप बताइए। पाइथागोरस तो सभी को आती है। भाई आपको 64 में से 16 ही तो हटा के रूट निकालना है, वही चीज आपसे पूछी जा रही है। 48 सेंटीमीटर। दैट इज, इन्होंने बता दिया कि 8 का स्क्वायर करो और क्या करो, 4 का स्क्वायर करो, दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। इसी से तो ये आता है कि नहीं आता है, क्योंकि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ये होता है। पाइथागोरस थ्योरम तो है ही है। तो कितना आ गया बताइए, रूट 64 माइनस 16 तो क्या आ गया, रूट। अब 48 को क्या लिख सकते हो, अब 4 बाहर आ जाएगा क्योंकि 16 का तो रूट हो सकता है। तो ये कितना आ गया, 4 रूट, बोलो बात समझ आ गई, 4 रूट 3। अब जरा देखो, अब आपके पास तीनों चीजें हो गई हैं। ये कितना हो गया है, 4 रूट 3 सेंटीमीटर। सही है। अब साइन थीटा क्या होता है, मान लीजिए थीटा एक एंगल है, इस चीज को क्या कहते हैं, थीटा। ये ग्रीक वर्ड है थीटा, थीटा एक वर्ड है। जैसे अल्फा बीटा गामा थीटा, ये वहाँ के लेटर्स हैं, बस हम उसको यूज कर रहे हैं। तो अगर कोई एंगल बेस पर है तो साइन ऑफ थीटा, इसे कैसे पढ़ते हैं, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी मेरा कहने का मतलब, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू पी बाई एच। साइन थीटा क्या होगा, पी बाई एच। कभी भी आप अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो निकालोगे, उसके हिसाब से एंगल बदलता चला जाएगा। अगर तुमने ये एंगल बड़ा कर दिया तो क्या ये थीटा भी बदल जाएगा, बहुत बड़ा परपेंडिकुलर कर दिया। तो जैसे जैसे तुम ये बदलोगे, ये धीरे धीरे ऊंचा करो नीचे करो, तो क्या ये थीटा में वेरिएशन आएगा। तो साइन थीटा क्या है, हमेशा ये किसका रेशो देखता है, मतलब तुम्हारे एक ऑफिस में 6 मैनेजर हैं, जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का अनुपात देखे, उस मैनेजर का नाम है साइन थीटा। साइन थीटा इज द रेशो ऑफ दिस। इसी तरीके से जो बेस और हाइपोटेनियस का रेशो देखें, दैट इज कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसको कोसाइन को लिखेंगे कॉस थीटा। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, एब्रीविएटेड फॉर्म। इसमें सारे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होंगे, सब राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। अब सिर्फ मुझे सृष्टि तुम ये बता दो, साइन 30 की वैल्यू आज बताओ। मतलब 1:2 ऐसे। अब बताइए, आप देखिए इनका रेशो निकालिए, बताइए। 1/2 तो वहां से अगर मैं देखूं, तो कोई अगर मैं पूछे साइन 30, वो आपसे ये पूछा है कि अगर मैं 30 डिग्री का इंक्लिनेशन लूं, तो उस समय ट्रायंगल चाहे छोटा सा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कुतुब मीनार चला जाए, या चाहे यहाँ अर्थ से शुरू होकर सन तक जाए, ट्रायंगल से ज़्यादा मतलब नहीं, वो रेशो फिक्स है। 30 डिग्री के लिए क्वांटिटी फिक्स, लॉक कर दो, छोटे से छोटा, और वो एक रेशो है, हमेशा 30 डिग्री जब जब होगी उसी के आधार पर। तो इन्होंने बताया कि यदि ये x है तो 2x है। अब चाहे तुम इसे 1000 मीटर रखो तो 2000 हो जाएगा, अच्छा 1 सेंटीमीटर रखो तो फिर यहाँ कितना आया साइन 30। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और बाई हाइपोटेन्यूज आपने देखा, देखिए 1/2। इसी तरीके से मुदित, उसी को देखते हुए मुझे cos 30 की वैल्यू बताओ, और ये फार्मूला बताइए। अच्छा बताएं बेटा, आपका क्या नाम है, कुलदेव, बताओ। यहाँ से देखो, बेस बाई हाइपोटेन्यूज कर दो, ध्रुवांशी √3/2। करेक्ट। जैसा कि इन्होंने बताया cos 30, और ये सब इस लोअर केस में होंगे, तो बेस कितना लिखा है इन्होंने, 4√3 बेस देखो, और हाइपोटेनियस कितना है 8। तो जरा आप इन्हें कैंसिल करें और बताएं, तो कितना आया बताओ, √3/2। इतना मुझे बता दो साइन थीटा का फार्मूला। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन
और cos थीटा और tan थीटा। परपेंडिकुलर बाय बेस। जैसे कि इन्होंने अगला स्टेप भी बता दिया भाई, ये कोई टेंजेंट, क्या बताया इन्होंने, टेंजेंट थीटा, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसका एब्रीविएटेड फॉर्म क्या है, P बाई B। तो अभिषेक यहाँ बताओ tan 30 की क्या वैल्यू होगी, दैट इज दिस अपॉन दिस का। सो tan 30 कितना हो गया, 4 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन कुलदेव, इधर देखो 4 अपॉन 4 रूट 3, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 बाई रूट 3। कितनी बात समझ में आ गई। अब आप अपने दैट इज स्मृति के आधार पर बताइए साइन 30 की क्या वैल्यू आई थी। तो साइन 30 की हाँ 1/2। अब मैं सोचा ध्यान जो दे दो उसके आधार पर पूछा था, ओके बात। साइन cos 30 tan 30 इतना ही पूछा, कौन सा जो बोर्ड पर था वही पूछा, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए जैसे और बच्चे दे रहे हैं, ठीक है। ओके नाउ 3 चीज हो गई हैं, सिर्फ आप मुझे बताइए साइन थीटा का फार्मूला। साइन थीटा सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा सर परपेंडिकुलर अपॉन cos थीटा, बगल वाले बराबर ध्यान दीजिए बस। ओके नाउ अब देखिए कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा क्या है, दैट इज इक्वल्स टू, उल्टा कर दो, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इसी का एब्रीविएटेड फॉर्म क्या है, cot थीटा इज बेस बाई परपेंडिकुलर। और मुझे cot 30 की, सुप्रिया cot 30 की वैल्यू बताओ। यशिका जो वही बताएगा। हाँ बोलती ही नहीं, 1/2। cos 30 की वैल्यू है बेस अपॉन, तो 4 से 4 कट गया, कितना आया, इट इज √3 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे बात करेंगे cot थीटा इज बेस बाई परपेंडिकुलर। नेक्स्ट इन्हीं में 6 रेशो हैं, 3 साइड्स हैं तो 6 रेशो हो जाते हैं। तो 6 रेशो और कौन कौन से हो सकते हैं, दैट इज सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा क्या होगा, दैट इज हाइपोटेनियस बाई बेस, या इसे क्या कह सकते हैं, सेक थीटा, हाइपोटेनियस बाई बेस, सेक थीटा। तो सेक थीटा हाइपोटेनियस बाई बेस है। ना ईशान मुझे बताइए सेक 30 की वैल्यू क्या होगी। तो हाइपोटेनियस बाई बेस आपने किया होगा, जरा देख लें, 8/4√3। तो इन्होंने बताया 2/√3। अब एक है कोसेकेंट थीटा। तो कोसेकेंट थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, इसी को कॉसेक भी कहते हैं। ये लोअर केस में है सारे। कॉसेक थीटा इज हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। तो कॉसेक 30, दिव्यांगी कॉसेक 30 की वैल्यू बताओ। 4/2t/8। हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस है 8 और परपेंडिकुलर कितना है, जैसा कि दिव्यांगी ने हम सबको बताया कि ये 2 आएगी। ये बात है। अब यहाँ तक की बात आ गई, तो 6 चीजें हो गई, 6 रेशो। आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, ये निमोनिक्स है, ठीक है, निमोनिक्स समझो।
पंडित बद्री प्रसाद पाकिस्तान सोना चांदी का म्यासा साइन बस्ती और हिंदुस्तान हरा भरा। ये देखो PBH तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, तो P/H क्या हुआ? साइन। और B/H कॉस, और ये क्या हुआ? B/B टैन, और टैन का उल्टा कॉट, और इसका उल्टा सेक कॉसेक। अब जरा देखें कि इसको दूसरी तरह से भी याद किया जा सकता है कि पंडित बद्री प्रसाद, बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो साइन कॉस टैन हो गया कि नहीं? यस सर। अब फिर इसके बाद कॉट सेक कॉसेक आपको याद करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ नहीं। तो ये भी किया जा सकता है। अब जरा देखें कि जानकारी के लिए सौम्या साइन थीटा का फार्मूला बताओ। P/H कॉस थीटा B/H B/H। अच्छा, टैन थीटा P/B P/B, कॉट थीटा B/P सेक थीटा H/P और कॉसेक थीटा। H/P। सही। तो इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पर कॉसेक। तो ये 6 फार्मूले हमारे पास आ गए, ठीक है। उल्टा भी कर सकते हैं। आप यहाँ से देख के बता सकते हैं सेक थीटा का क्या फार्मूला बेटा? Yes, sir. H/B. सही है। अच्छा, अभी कुछ चीजें हम लोगों ने कर ली हैं। वो कौन कौन सी कर ली हैं? जो कर ली हैं उसको नोट कर लें। हम लोगों ने साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का और सेक का, और किसका? कॉसेक। इन सब का 0 डिग्री अभी नहीं देखा है, लेकिन क्या सबका 30 डिग्री देख लिया है? यस सर। बोलो साइन का कितना है? कॉस का √3/2 और टैन का 1/√3 और कॉट का √3, सेक का 2/√3 और इसका 2 है। यस सर। ठीक है। अब हम देखेंगे इन्हीं का 60 का। देख लो 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का क्या होगा? अगर आपको आगे बैठना है बेटा, क्या नाम है? थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम, आगे तो नहीं बैठना है? चलो, थर्टी डिग्री का सभी का देख लिया है। अब हम 60 डिग्री का देखेंगे। तो हमारे पास एक इस तरीके का इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाल दो, और ये सभी इक्वल हैं। 2x और 2x, और ये क्या है? x, ये भी तो 2x ही है, आधा हो गया। अच्छा, अब ये देखो कि ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास ये तो तुमने देख लिया था ना, अभी पीछे करके दिखाया था इसी में। अच्छा, ये 30 डिग्री है, तो बोलो दूसरा वाला कितना हुआ? ये वाला क्या ये 60 हुआ? 60 डिग्री हो गया, क्योंकि हम लोगों ने उसी से तो निकाला था इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब अगर 60 है तो तुम यहाँ खड़े हो जाओ। अगर तुम अब यहाँ खड़े हो गए तो तुम्हारे लिए बेस क्या हो गया? ये बस, वरना इसको सीधा कर लो अगर आपको असुविधा हो रही है, वरना 60 पे खड़े हो तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। बात समझाई? जहां तुम खड़े हो वही आधार है। ओके, नाउ कुछ चीजें आपको बतानी है। मनीष, मुझे साइन 60 की वैल्यू बताओ। रुक जाओ। हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इधर 4√3 अपॉन में 8
4√3/8. So this is √3/2. cos 60 बताइए. cos 60 base upon hypotenuse. बताइए. जहां वो खड़ा है वही बेस है. 60 की बात कर रहा हूँ. यहाँ खड़ा है. नहीं तो इस ट्रायंगल को पकड़ के ठक ठक करके सीधा कर लो. अगर आपको दिक्कत हो रही तो सीधा कर लो, वरना यहीं पे रहो 60 पे. तो ये बेस नहीं हुआ. तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज करो. आपको क्या दिक्कत है? तो दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज. तो बेस कितना है? 4 और हाइपोटेन्यूज 8. बात समझ में आई कि नहीं? सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो गया. और ये क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज. दैट इज 1/2. नाउ tan थीटा बताओ. tan 60. यहाँ से देख के बताइए. यहाँ पे खड़ा है. फार्मूला भी बोलिए. परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हाँ. √3. परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना है? 4√3. और बेस कितना है? 4 तो ये कितना आ जाएगा? √3. tan 60 आ गया. अब इसके बाद cot 60. दिव्यांगी, cot 60 का फार्मूला बताओ. बेस अपन परपेंडिकुलर, हाँ. तो ये हो जाएगा √3. बेस सर 1/√3. हाँ बोलो. हाँ बोलो. कमेंट कर रहे हो. 1/√3. बीइंग स्मार्टर. देखो तेज हो तो दूसरे बच्चों को नीचा मत दिखाओ, क्योंकि क्या उनको भी खाना का मन है ना. आप अपने पे ध्यान दीजिए. बी कंसंट्रेटेड ऑन योरसेल्फ. हाँ बोलिए. 1/√3. दैट इज बेस कितना है? या अलग बैठ जाओ बेटा. हाँ. बेस. तो बेस इज बेस बाय परपेंडिकुलर. तो बेस 4 है और परपेंडिकुलर 4/√3. 4√3. 1/√3 है. नाउ cot 60 हो गया. sec 60. बेटा आपका क्या नाम है? हाँ अभिनव. अभिनव बोलो. sec 60 सेक का सर फार्मूला बताइए पहले. h/b. h/b. sec 60 तो हाइपोटेन्यूज है इधर 8 सेंटीमीटर और बेस है 4, तो 2 हो जाएगा सर. cosec 60 बताओ. तो cosec का सर h/b. तो पर हाइपोटेन्यूज है 8 एंड p है 4√3. तो सर 4. √3. so that is तो सर 2√3. 2/√3 हो गया. यस सर. अच्छा. अब ये हमने ये जो कर दिया है इसको इसमें फिल कर लें. यस सर. तो कितना कितना आ गया? √3/2. 1/2. दिस इज √3. 1/√3. और कितना आ गया? 2. और ये क्या हो गया? कितनी बात ठीक है? यस सर. अगर मान लो आपको ये डिटेल ये नहीं याद रहते हैं तो उसके लिए भी कुछ है. आप सिंपली एक ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएं. इसे 2x लें और इसे 2x ले लें. A, B, C और D. अब जरा देखो BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर क्या होगा? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, क्या वो AD स्क्वायर होगा? यस सर. क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दी. यस सर. तो AD कितना है हमें नहीं पता है, लेकिन BD तो पता है और AB भी पता है क्या? तो 2x का होल स्क्वायर. तो बोलो AD स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस. तो क्या ये 3x स्क्वायर हो जाएगा? तो फिर AD कितना हो जाएगा? दैट इज x√3. तो इसे क्या लिख लें? x√3. ये कितने डिग्री है? 60. और ये कितना है? जब 60 चाहिए तो 60 पे खड़े हो जाओ. 30 चाहिए तो 30 खड़े हो जाओ. आपको कुछ करना ही नहीं है. अब यहीं पर है कि नहीं? तो इसी में आप खड़े हो गए. मान लीजिए सृष्टि, अगर मैं आपसे tan 60 पूछूं तो विद फार्मूला बताइए. tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाँ. और फिर
2x by x, हम्म, तो x से x कर दिया तो 2 बहुत अच्छी बात। अब जरा देखें साइन 60 कॉस 60 साइन 60 कॉस 60 tan 60 cot 60 और sec 60 and cosec 60 डिग्री। आइए सौम्या, इसी को अच्छा सृष्टि अब मुझे ये सारे इसको देख के फिल करो। अभी तो आपको बुलाया था पहले, तो मुझे तो बुलाया आपको बुलाया, अभी 30 के लिए बुला रहा हूँ। सर मुझे बुला लो 45 कर दूंगी मैं रट लेती मैं 90 के लिए मैं 0 वाले में रट लेती हूँ। इजी है 1 जाइए, शोर मत करिए। आओ सर, बात नहीं करो, आगे जान दो। सृष्टि ओके, नाउ ध्रुवांशी आ जाओ। साइन 30 cos 30 tan 30 cot 30 sec 30 सब 45 वाले के लिए आओ क्या? रुक जाओ, अभी 45 नहीं सिखा। चलो कंप्लीट करो। आप अपने बुक में ध्यान दो, इनमें भी फार्मूले के साथ लिखो। तो इसी ट्रायंगल में 45 डिग्री का इसमें नहीं है, उसके लिए अलग से बनेगा आइसोसेलेस का राइटिंग में। 90 डिग्री 90 डिग्री का आइसोसेलेस। समझ में नहीं है सर बोलो। याद करो और क्या, इतनी बात। ले लो चिप्स, ले लो। भूल जाओगे। वन बाई रूट, ठीक है। चलो नाउ अब देखो, दो चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब हम देखेंगे tan 45 के लिए। बात ना करें। नाउ tan 45 के लिए, दीज आर द रेफरेंस ट्रायंगल। जो हमने आपको बताया ये क्या है, रेफरेंस ट्रायंगल। ये देखो, तो अब इस बार ये दोनों साइड इक्वल लेंगे, ठीक है। These two sides are taken equal. तभी तो 45 बात नहीं करो। अब ये देखो, ये x है और ये भी x है, तो ये दोनों अगर x है और ये ABC है, तो बताओ ये दोनों एंगल अगर सेम है, ये 90 है, तो इन दोनों को कितना कितना हो जाना चाहिए? 45 तभी तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल्स। बात नहीं करो ना, हम बार बार हर दूसरे सेंटेंस में यही बोले हैं। तो इधर पूछिए, if two sides are x आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो उसके अपोजिट में जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे,
अब ये x है और ये x है, तो बोलो AC स्क्वायर क्या हो गया? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर और ये, तो AC स्क्वायर क्या 2x स्क्वायर हो गया, तो AC कितना हो गया? x रूट 2 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब हम यहाँ पर sin 45 की वैल्यू रो में निकालेंगे। sin 45 का फार्मूला बताओ। P बाई H, तो P बाई H वैल्यू डालिए, क्या है? तो कितना आ जाएगा? cos 45 की वैल्यू बताइए। P by H, so that comes as base ये है, so x upon x root 2, so this comes as 1 by root 2. Now tan 45 अभिषेक, perpendicular upon base, that is x upon x, तो ये 1 हो गया, cot and भी 1 हो जाएगा, cot 45 base upon perpendicular, तो that is base upon perpendicular x by x, तो ये भी 1 हो गया। sec 45 कुलदेव, sec 45 Sir, H upon B. h upon b, so that is h upon b, तो यहाँ से देखिए x रूट 2 upon x, that is रूट 2, और cosec 45 वो क्या होगा? h upon p, that is h upon p, so x root 2 upon x, that is equals to, यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो अब हमारे पास तीन वैल्यू हो गई हैं, 60 डिग्री हो गई, 45 हो गई और 33 हो गई हैं। अब 30 के लिए देखो, मान लीजिए ये चीज गिरते गिरते इसी पे गिर ही जाए, ये 90 डिग्री, अभी गिर जाएगी, अगर गिर जाएगी तो क्या 0 डिग्री हो जाएगा? तो मान लीजिए आप इसको कि 0 ही डिग्री है, अगर ये 0 डिग्री है तो उस स्थिति में परपेंडिकुलर क्या होने वाला है? उसी पे ये गिर ही जाए तो ये 0 हो जाएगा। और बोलो क्या जो बेस होगा वो हाइपोटेनियस के ठीक ठीक इक्वल हो जाएगा? भाई कोई चीज किसी पे गिर जाए तो बिल्कुल कोइंसाइड कर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कुलदेव साइन 0 की वैल्यू बताइए। साइन 0 की, हाँ इसी में से देखो, पहले फार्मूला बताओ फिर वैल्यू बताओ। सर साइन इक्वल टू सर P upon H. P अपॉन H, तो P बाई H कर लें, तो यहाँ से देखिए P कितना है 0 और हाइपोटेनियस कितना है, ठीक है। नाउ cos 0 की वैल्यू बताइए जरा। सर B upon H. तो P अपॉन H क्या क्या वैल्यू रखें? सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बताइए। सर बेस है x और हाइपोटेन्यूज भी x। तो क्या हो जाएगा? tan 0 की वैल्यू बताइए। सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वैल्यू बताइए। सर परपेंडिकुलर है x, नहीं सर 0 0 बेस है x। तो 0 हो गई। cot 0 की बताइए। सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है x, x बाई 0 क्या होगा? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, क्योंकि 0 से तुम किसी में भी 1 बाई 0 ही कर लो। तो 0 से 1 में करो तो 0 9 जा 0, फिर 1 बच गया, फिर 0 9 जा 0, फिर 1 गया, तो 0 9 जा 0 पता नहीं कब तक जाएगा। तो नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो, इन्फिनिटी भी, क्योंकि कभी खत्म नहीं होगा। इसी तरीके से sec 0 का फार्मूला बताएं। हाँ सर h upon b। h अपॉन b, यहाँ से देख के बताओ। सर x 1 आएगा, x बाई ये 1 हो गया, और cosec 0 डिग्री h बाई p p, दैट इज x बाई 0, वो क्या होगा? नॉट डिफाइंड। इतनी बात समझ में आ गई? ये तो हो गया 0 के लिए। अब हम देखेंगे 90 डिग्री के लिए। 90 डिग्री के लिए क्या होगा? मान लीजिए कि ये लैडर है,
और ये लेटर को मैं खिसकाता जाऊं और खिसकाते खिसकाते इसी पे चिपका दूं, तो ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है? बस ये चिपकने ही वाली है ये लेटर। तो अगर ये लेटर चिपक जाए तो ये एंगल फिर क्या हो जाएगा? अभी 89 है, लेकिन ये लेटर धीरे धीरे इसी पे अभी ज़्यादा एंगल हो गया, 89 हो जाएगा, फिर मिल जाए तो ये 0 और ये दोनों 90, क्योंकि उस ट्रायंगल में 180 तो कैद है ना। Yes, sir. ऊपर वाला 0 और नीचे के दोनों कितने हो जाएंगे? 99। तो ये 90 है, इसके 0 होते ही ये भी 90 हो जाएंगे। तो अब इस थीटा के बारे में हम बात कर रहे हैं, जबकि इस समय क्या क्या दो चीजें इक्वल हो चुकी हैं और बेस क्या 0 हो चुका है। Yes, sir. तो इस स्थिति में ये परपेंडिकुलर है। Yes. ठीक है, आपका नाम एक दो बार तो पूछेंगे तभी मुझे याद होगा बेटा। Sir, क्या Abhinav. अभिनव, मुझे ये बताओ साइन थीटा कितना आया? साइन 90 डिग्री। Sir, P upon H. P बाई एच की वैल्यू बताओ। Sir, तो X upon X. x अपॉन x तो 1 आ गया। Yes, sir. cos 90 की वैल्यू बताइए। Sir, B upon H. b अपॉन h क्या रखें? Sir, 0 upon 1. 1 नहीं है कुछ भी है। हाँ, वो 0 आ जाएगा. 0 अपॉन X. तो दैट इज 0 और tan 90 की वैल्यू P upon B. p अपॉन B. तो परपेंडिकुलर X है और हाँ. बेस 0 है तो नॉट डिफाइंड. not defined, that is cot 90 B upon P. p अपॉन p। तो यहाँ से देखिए बेस कितना है 0 upon X. और परपेंडिकुलर x तो दैट इज 0 Yes, sir. और sec H upon B. h अपॉन B. तो ये कितना हो जाएगा? हाइपोटेनियस Not defined. नॉट डिफाइंड। और cosec देखिए X upon X. सो दैट इज h बाई p। Yes. तो x अपॉन x तो ये 1 हो जाएगा। Yes. अब ये जितनी भी वैल्यू है हम इसको टेबल में फीड करें, देखो ठीक है। सो लेट अस फीड दिस इन टेबल। ओके, साइन कॉस tan cot और sec cosec। That is 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। अब देख लीजिए कि इसको लिख लें आप 0/4। इसको क्या लिख लें? इसको और इसको 4/4 और सभी का रूट ले लें। बोलो 0/4 का रूट क्या होगा? क्या 0? क्योंकि 0/4 तो 0 होता है और उसका रूट लोगे तो 0 ही आ जाएगा कि नहीं। और 1/4 का क्या रूट होगा? 1/2 तो यहाँ लिखो। 2/√2/4 क्या होगा? 1/2 और 1/√2 होगा, तो ये 1/√2 आ जाएगा। इसमें देखो ऊपर तो रूट फंस जाएगा लेकिन नीचे बाहर आ जाए। और रूट 4/4 क्या होता है? 1। सो दैट इज इक्वल्स टू √1, दैट इज 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब कॉस के लिए क्या करें? तुम सार्थक बोर्ड की ओर कम ही देखते हो, इधर उधर ज़्यादा देखते हो, फिर कुछ बता भी नहीं पाते हो। नहीं देखोगे तो कैसे? एंटीसिपेट करते हो क्या? फिर अब जब ये वैल्यू आ गई तो इस चीज़ को पलट दो। इस चीज़ को आप क्या कर दो, जैसे किताब पलटी जाती है Yes. तो 1 इधर चला आएगा, √3/2 ये और ये 0 पलट दिया। इतनी बात समझ आ गई। अब जरा देखो जो tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा करो। साइन थीटा क्या होता है? क्या p/h और कॉस थीटा क्या होता है? b/h। तो क्या h कट जाएगा और p/b, क्या यही tan थीटा है? तो मैं अगर इस दिस बाई दिस कर दूं तो क्या मुझे tan मिल जाएगा?
तो मैं tan थीटा के लिए क्या करूं? sin थीटा बाई cos थीटा। करो जरा 0/1 0। अब दिस बाई दिस करो, यानी 1/2 और डिवाइडेड बाई, तो क्या आ जाएगा 1/, और जरा इनको डिवाइड करो 1 आ जाएगा, इनको करो तो 2 कट गया, और 1/0 क्या हुआ? दैट इज नॉट डिफाइंड। अब कॉट के बारे में आते हैं, तो कॉट में उल्टा है। जैसे मैंने साइन बाई कॉस किया है, अगर आप कॉस थीटा बाई साइन थीटा करो, कॉस क्या है? और ये p बाई एच, एच कट गया, तो d बाई पी क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर, कॉट थीटा। तो यहाँ क्या लिख दें कॉट थीटा में? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब ऐसे भी कर सकते हैं, वरना जैसे यहाँ से इसको पलटा था वैसे ही यहाँ पे इसको भी पलट दो। पहले वाली लाइन तो इससे आ गई, फिर पलट दी, फिर डिवाइड की, फिर पलट दी। ठीक है, पहले वाली लाइन ऊपर से आई, फिर पलट दो, डिवाइड करो, फिर से पलट दो। तो फिर से पलटोगे तो क्या आएगा? नॉट डिफाइंड 0। इतनी बात समझ आ गई? अब जरा एक और बात देखो, इस ये cos थीटा इंटू सेक थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। cos क्या होता है? बेस बाई, और ये क्या होता है? हाइपोटेनियस बाई, तो क्या 1 आ जाएगा? देखा जाए तो cos थीटा इंटू सेक थीटा 1 आया है, तो सेक थीटा को मुझे क्या कर देना चाहिए? क्या 1/cos थीटा? तो बोलो 1/cos करते जाओ और सेक पाते जाओ, 1/ कर डालो इसका, और इसका 1/ करोगे तो सबसे नीचे वाला मिलेगा, और इसका 1/ करोगे तो ये सेकंड लास्ट। जरा 1/1 करो, 1/ रेसिप्रोकल कर रहा हूँ ना, 1/cos, तो 1/1 करो, और जरा 1/ इसका करो, पलट दो, 2/√3 √2 2, और 1/0 कर दो। अब ज्यादा करने की जरूरत नहीं, इसको पलट दो, 3 बार तो पलट ही के काम चलाओ, कहाँ तक 1/ किया जाए। तो इसलिए क्या लिख दें यहाँ पर? 2√2 2/1। इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा हम लोग ये देखते हैं, हाँ रुक जाओ, इस टेबल में किन 4 चीजों की वैल्यू 0 है? एक तो साइन 0, हाँ, फिर cos 90, हाँ, फिर सेकंड आता है tan 90। किन 6 चीजों की वैल्यू 1 है? साइन 90, कॉस का 0, लास्ट में सेक 0 और कॉसेक का 90। और दो बताओ, फिर से देखो, किन 6 चीजों की वैल्यू 1 है? sin 90, cos 0, tan सब में 1 सर सही तो फिर से बोला। आएंगे, tan 45 भी बोलो और cot 45 भी बोलो। अच्छा 6, हाँ, वो बीच में ठीक है, किन 6 चीजों की वैल्यू 1 है? sin 90 cosec 90, sin 30 दूसरा देंगे, ओके, sin 60, tan 60, sec 30,
करिए सर 30 ओके नाउ सृष्टि साइन 30 साइन 30 बोलो। ठीक इतना चलेगा साइन 30 1/2 cos 30 चलिए √3/2 tan 30 नहीं पता चलो आप बताइए 1/2 साइन 30 यानी साइन 31 cos 30 tan 30 बात मत करो अभी बताया नहीं आप देखो उसमें हाँ 1/2 cot 30 sec 30 cosec 30 बहुत अच्छा नाउ sin 45 cos 45 sin 45 cos 45 tan 45 cot 45 sec 45 and tan cosec 45 now चलता है एकलव्य आ जाओ सही तो मुझे फिर बुलाना आप बुलाया जाएगा आपको भी बुलाएंगे चलो आइए बुद्धदेव आप आइए अर्पिता आ जाओ। पर्ची देंगे और आ जाइए मुझे भी हाँ ये तो मैं भी करूँगी मुझे भी अच्छा सा उनकी पर्ची पहला 0 है 1/√2 पीयूष आओगे अब आ जाओ यासी का पानी साइन कौन कौन वो याद मैं ऊपर वाला मन चला
या √2। दिव्यांगी आ जाओ। तो पर्ची पे होगा, देखें तो हाँ, करो। सही है। Okay. Now let us come to applications of trigonometry. एप्लीकेशन खत्म। नाइन्थ चैप्टर निकालो। इस पे वापस आएंगे लेकिन थोड़ी दिनों में आएंगे, पहले कोर्स करा दें। सर मैं खुद कर लूँगी, मैं डाउट ले आऊँगी आपके पास। क्योंकि एक बार करा चुके हैं तो पता नहीं कब क्या क्या आएगा। हाँ श्योर, बीच बीच में बताते जाएं। ओके रुक जाइए। एंगल ऑफ डिप्रेशन एप्लीकेशन क्लियर है ना? एप्लीकेशन क्लियर है। हमारे स्कूल में सर ने कराया नहीं है। Now there are the some terminology. Let us see, and you should know what is theodolite, जो कि आपके बुक के इसी चैप्टर के पहले पेज में बना है, जिसकी मैं इंक्लिनोमीटर की बात कर रहा था, वही थियोडोलाइट है। आप उसका चित्र देखें। क्या? थियोडोलाइट ठीक है। सो फॉर कोई भी अगर आपको सर्वे करना होता है, देन इट इज द मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड कैसे किया जाता है कि जो थियोडोलाइट है उसका निचला लेवल स्पिरिट लैंप लगा दिया जाता है, जिससे ये देखा जाए कि वो बिल्कुल ये बबल बीच में आना चाहिए। तो इस तरीके से हम कर देंगे। इसका मतलब है कि वो हॉरिजॉन्टल है। जैसे ये है स्पिरिट लैंप, तो आप लोगों ने देखा होगा ना, बबल अगर बीच में आ जाए उसके ऊपर रखने से, तो इसका मतलब है वो हॉरिजॉन्टल है। फिर हम एंगल ऊपर करेंगे। ये देखो स्पिरिट लैंप, इसको भी आप लोग देख रहे हैं, तो इससे पता चल जाता है दिस इज स्पिरिट लैंप। इसको रख के हम बबल बीच में रख लेंगे तो वो आ जाएगा कि सरफेस बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। फिर वहां से हम उसको ऊपर उठाएंगे तो एंगल का पता चल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? ये देखिए, तो परपेंडिकुलर ये कैसे पता चलेगा? जब हम इसमें दूसरे वाले को ऊपर उठाएंगे तो क्या पता चलेगा? मतलब बबल के बीच में ये देखो, मान लीजिए ये बिल्कुल इस तरीके का सिस्टम कि यहाँ पर ये बना हुआ है
और ये 0 है, और 0 रखने के बाद मान लीजिए मैं इस पर उठाऊं, तो अब जितना वो उठेगा इस पर फिक्स कर दिया, और फिर साथ में इसके ऊपर स्पिरिट लेवल रख दिया, और फिर जब मैं ये ऐसे ऊपर किया तो मैंने देखा हाँ कुतुब मीनार का टॉप दिख रहा है। तो फिर मैं इसमें देख लिया कितना एंगल हुआ, तो जो एंगल होगा 60 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ गई ना थियोडोलाइट। और कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है कि आपको देखना पड़ता है सी के अंदर सब मैरीन क्या है, तो वो नीचे भी काम कर देगा हॉरिजॉन्टल से, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। या छत पे चले जाओ, तो जब छत पे चले जाओगे तो सीधा है, और उसके ऊपर स्पिरिट लेवल रख दो जैसे भी आपको दिखाया था, बबल सेंटर में आना चाहिए, और तुम देखो कि नीचे की ओर कोई कार क्या दिख रही है, तो हॉरिजॉन्टल से जो नीचे का एंगल है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण है, और इसके ऊपर का जो एंगल है वो उन्नयन कोण है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल मेड बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड ऑब्जेक्ट एंड आई, तो उसके बीच में जो बनेगा वो दैट इज एलिवेशन। अब हम कुछ डेफिनेशन देखें इससे रिलेटेड। सर एसी का टेम्परेचर चलो बात नहीं करो, बात लगातार करने से नहीं अच्छा। So it will be a mess. Now line of sight. Line of sight. That is the line joining the observatory point to object is called line of sight. जैसे कि एक कोई जा रहा है तो हम ये देखेंगे कि वो किसी चीज को देख रहा है, और यहाँ पर एक पंछी उड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसकी आंख से ही जो डिस्टेंस है, द लाइन जॉइनिंग the observer side to the object is called line of sight. Line of sight. तो ये line of sight हो गई, and the angle made between horizon and the line of sight is called angle of elevation. ये horizontal line, देखो इसको बुक में क्या लिखा है, horizontal level. So, if the line of sight is above horizon, then the angle is called angle of elevation. If line of sight is below horizon, then हमें तब क्या कहा जाएगा? Angle of depression. Angle of depression. तो पहले लिखिए line of sight. Line of sight क्या है यशिका? Line joining site of. आप आगे रहो बेटा, डिस्टर्ब मत करो क्लास को। आप उसको चाहे किनारे रख दो, साइड रख दो, आप डिस्टर्ब मत करो। लाइन ऑफ साइट चुपचाप देखो, आगे बढ़ाओ। इधर देखिए, लाइन ऑफ साइट का क्या डेफिनेशन है अभिनव? ऑब्जेक्ट को जिस लाइन से देखते हैं। तो 4-6 लोगों को डिस्टर्ब किया आपने, इसीलिए गड़बड़ हुआ ना। आपके नुकसान की हमें चिंता नहीं है, लेकिन अगल बगल वालों को तो हो रहा है। व्हाट इज लाइन ऑफ साइट? सर जो ऑब्जर्वर है वो जहाँ से ऑब्जेक्ट को देखेगा तो बीच का वो लाइन मिलेगी। लाइन जॉइनिंग द ऑब्जर्वर साइड एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। लिखो लाइन जॉइनिंग ऑब्जर्वर साइड एंड ऑब्जेक्ट is called line of sight. Angle made between angle of elevation क्या है? Of elevation. अगर मान लीजिए ये ऊपर की ओर जा रहा है, हॉराइजन से ऊपर, तो इसे क्या कहा जाएगा? Angle of elevation. सर ऊपर उठाना पड़ रहा है, एलिवेशन, और नीचे देखना पड़े तो डिप्रेशन. सो एंगल मेड बिटवीन हॉरिजॉन्टल लेवल and line of sight in case LOS is above horizon.
लाइन ऑफ साइट को क्या कहते हैं? LOS इज अबव होराइजन। तो उस केस में उसे क्या कहेंगे बताओ? एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण कहेंगे। इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन की डिफिनेशन बताइए। सर द एंगल मेड बिटवीन मतलब बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक ठीक बताओ किस तरीके से करना, जैसे डिफिनेशन थी उसी काउंटर पार्ट बताओ। मान लीजिए कि जैसे ये है और यहाँ पर एक मछली है, ठीक है, तो इस केस में ये नीचे देखेगा, तो इसके नीचे देखने के लिए कुछ एंगल बनाना पड़ेगा कि नहीं, सर झुकाना पड़ेगा। सो द एंगल मेड बिटवीन लाइन ऑफ साइट, वो देख मछली को रहा है, उसको होराइजन से कोई थोड़ी ना लेना देना। द एंगल मेड बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल if LOS is below horizon, if line of sight is below horizon, अगर वो क्षितिज के नीचे है तो उस स्थिति में बने हुए कोण को अवनमन कोण कहा जाएगा। So that is if LOS is below horizon, then the angle made between, then the angle made between horizontal level and LOS is called angle of depression। तो इस एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए, ये दो चीजें हम लोगों ने देख ली हैं। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज, सरल है, सीधा एक्सरसाइज से शुरू करते हैं और एग्जाम्पल बाद में करेंगे। किस पे बेस्ड है ये? ये tan 30 डिग्री पे बेस्ड है। क्या tan 30 की वैल्यू आती है? तब ये एक्सरसाइज कर ले जाओ, ये चैप्टर ही कर ले जाओ। और tan 30 आती है ना। चलो, अब हम आगे की बात करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, A circus artist is climbing, बात ना करें, a 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो एक सर्कस आर्टिस्ट है, इस पे चढ़ रहा है, 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ रहा है, ठीक है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। तो ये जो है अगर किसी वर्टिकल पोल के ऊपर पे बंधी हुई है और इस पर एक सर्कस का आर्टिस्ट चल रहा है, ठीक है, तो वो मूव कर रहा है। अब ये देखो, इस रोप पे है तो यहाँ पर भी खूंटे से ये बंधा होगा और यहाँ से भी किसी न किसी तरीके से इसको रस्सी को बांधे रखा गया होगा, ठीक है। नाउ इट इज मूविंग। और ये कितने मीटर लंबी रस्सी है? ये पोल है, दिस इज 20 मीटर। और क्या चीज दी गई है? विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, 30 डिग्री ग्राउंड लेवल है, 30 डिग्री है। आपसे पूछा जा रहा है विच इज फाइंड द हाइट ऑफ पोल। बेटा कुलदेव, इसकी हाइट क्या हो सकती है? सर इसकी कॉमन इंटेलिजेंस से बता दो। तुम्हारे भाई ने कभी तुमसे पूछा होगा, सौम्य बताओ। बिल्कुल 10 सही, मीटर। हमने शुरू में बता दिया था क्लास शुरू होने से पहले। भाई कैरी तो करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी भूल जाओगे। हमने कहा जब भी 30 डिग्री होगा हमेशा इसका ये डबल होगा, वो x होगा तो 2x होगा। तभी हमारा आपका समझौता हुआ था उसी टाइम कि 30 डिग्री होगा तो हमेशा हाइपोटेन्यूस इसका डबल होगा कि नहीं। तो एक कॉमन इंटेलिजेंस बता देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी भी बताया जा सकता है। हमको हाइट ऑफ पोल को क्या ले लें? लेट हाइट ऑफ पोल इज h। क्या ले लें? बोलो बेटा।
कुछ भी कर लो, h है ये यूज कर लो। लेट हाइट ऑफ पोल इज h मीटर, क्या लिखोगे? लेट हाइट ऑफ पोल, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इज h मीटर। सो अब साइन 30 इज इक्वल्स टू, बोलो क्या हो जाएगा? इसको लिखो ए बी सी लिख लो। तो क्या लिख सकते हैं? ए बी अपॉन ए सी, देख लो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस लिख सकते हैं कि नहीं? साइन 30 की कितनी वैल्यू है? 1 बाई 2 मुझे टैन याद था। एच अपॉन ए सी, टैन देखा था। सही है? इतनी बात समझ में आ गई? 1 बाई 2 ये हो गया, और ए बी को क्या माना है? एच मान लिया। नहीं भी मानोगे तो ए बी भी मानने से चलेगा, सीधा ए बी भी लिखो। ठीक है, तो अब बोलो एच क्या हो जाएगा? 20 बाई 2, सो दैट इज 10। तो लिख दो हाइट ऑफ पोल कितनी आ गई? तो ये लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा, हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। हाइट ऑफ पोल इज इक्वल्स टू 10 मीटर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ट्री ब्रेक्स, मान लीजिए एक ट्री खड़ा था और वो किसी आंधी की वजह से टूट के ऐसे गिर गया। तो अब उसका जो ब्रोकन पार्ट है वो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? जरा देखो, 30 डिग्री का। दैट इज 30 डिग्री बना रहा है ये ब्रोकन पार्ट। ठीक है, कनेक्टेड है लेकिन टूट के गिरा। तो अब इसे लिखो ए बी सी, और कोई डिटेल दिए गए हैं क्या? और वो ग्राउंड से, दैट इज फ्रॉम बेस ऑफ ट्री, इट इज 8 मीटर अवे, इट टचेस द ग्राउंड। जरा पढ़ो सवाल को। ड्यू टू स्टॉर्म ट्री ब्रोक्स फ्रॉम मिडल ऑफ इट एंड इट्स टिप टचेस द ग्राउंड फ्रॉम, कहां से बताइए? बेस ऑफ ट्री 8 मीटर अवे, इट्स टिप टचेस द ग्राउंड 8 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री। समझ में आ गई बात कि बेस से 8 मीटर दूरी पर इसका टिप छू रहा है। तो आपको इस पूरे पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो दैट इज, ये 30 डिग्री है और ये 8 मीटर है। बोलो बात सही है? क्या लिखा गया है? सो फूट ऑफ ट्री, इसको कहते हैं फूट ऑफ ट्री। अगर बिल्डिंग होगी तो कहोगी फूट ऑफ बिल्डिंग, क्या बोलोगी? और ये फूट ऑफ ट्री है तो उससे 8 मीटर अवे है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि इसको और इस पर एक फार्मूला लगाना है। तो आप कॉट लगा दो, tan लगा दो, ठीक है? tan 30 लगा दें। बोलो tan 30 की वैल्यू बताओ जरा। 1/√3 और ए बी बाई बी सी, सो 1/√3 इज इक्वल टू क्या लिख दें? ए बी बाई 8। तो बोलो ए बी कितना आ गया? सो ए बी इज इक्वल्स टू 8 अपॉन √3। इतनी बात समझ आ गई? अब जरा देखो, ऐसी भी कोई सुविधा है कि इसका इससे कोई रिलेशन होता हो? जैसे कॉस का हो सकता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, या हाइपोटेनियस कुछ होता है कि नहीं? तो बोलो cos 30 क्या होता है? cos 30 का जरा रिलेशन बताओ, बेस बाई हाइपोटेनियस। जैसे आपको बताया था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर, तो बेस बाई हाइपोटेनियस हुआ कि नहीं? तो लिख लो बेस BC अपॉन AC। BC कितना है? 8, और AC का पता नहीं, और इसकी वैल्यू बताइए। यूनिट लिखो, दैट इज इन मीटर। तो cos 30 की कितनी वैल्यू होती है? √3/2। नाउ √3 AC इज इक्वल्स टू 16। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो बोलो AC कितना हो गया? 16/√3। ये हो गया। एक मेथड से देख लो, फिर और आसान बताएंगे, ठीक है? किसका आसान है? चलो
अब हमें AC भी मिल गया और AB भी मिल गया, क्या दोनों को जोड़ दें? AC और AB। तो नाउ टोटल लेंथ ऑफ ट्री क्या हो गया? लेंथ ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू AB प्लस AC, दैट इज 8/√3 और प्लस 16/√3। ये बात सही है? क्या मैं इसमें से 8/√3 कॉमन ले सकता हूं? देख लो भाई, अगर आप 8/√3 कॉमन लो तो इसमें से भी 8 कॉमन ले लो, तो 2 बचा कि नहीं बचा? तो ये कितना हो जाएगा? 8 × 3/√3। √3 से अगर मैं 3 को काटूं कुलदेव, तो बोलो क्या बचेगा? सर 8 रूट सही है, क्योंकि ये √3 × √3 है। 3 क्या होता है? √3 का स्क्वायर होता है कि नहीं? तो 1 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? या फिर रेशनलाइज कर दो, तो ये इससे कट के √3 आ जाएगा। सो 8√3 मीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ ट्री। और नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, ये 8 आया था और फिर ये 8/√3 तो लगा दो, ये भी सही। एक बार इससे इसको ले लो, एक बार इससे कोई भी फार्मूला ले लो, कॉस ले लो, एक tan ले लो, ठीक है कि नहीं? 90 डिग्री पे भी मार सकते हैं। अब जरा देखिए, सवाल की क्वेश्चन नाउ मेक टेबल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। और सेकंड क्वेश्चन, और आपको कौन सा करना है? एक्सरसाइज 9.1 है ना? 1 और सेकंड लिख लीजिए। हाँ लिख लो, डायग्राम सब में बनता है। आ जाएगा डायग्राम, आ जाएगा। एक इतने में वैल्यू आ जाएंगे, एक ही 2 लोग मांगेंगे जिसको मानना होगा। इसका चिपका इसको 3 बार डिवाइड करते हैं। रोमांच बस ध्यान रखा कब सिर्फ मेरे ना कर जाते हैं। समझ नहीं आएगा मेरे को तो। 8 मीटर इधर हो गया। Example 1 states that a tower vertically stands on ground. ये टावर है जो कि वर्टिकली स्टैंड कर रहा है ग्राउंड पर, ठीक है? A tower vertically stands on a ground from a point on ground 15 meter away. कितनी दूरी पर? From a point, foot of tower से, ठीक है? देखो जितना बोलेंगे उतना ही ये तुम्हें क्वेश्चन रिपीट करना है। अ टावर वर्टिकली स्टैंड्स ऑन ए ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर, ठीक है? सो एन ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग whose angle of elevation of top of tower, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या पाया जाता है? is found to be 60 degree. Now find height of tower. बोलो। The tower is standing on a base. It is 15 meters from a point to foot of the tower. From a point 15 meter away from foot of tower. Observer standing at the. An observer is standing on the base, हाँ. and he is seeing the top of the The tower. angle of elevation of top of tower is found to be 60 degree. Find height of tower. Repeat करो। Tower is standing vertically on the ground, and the distance between the
foot of the ground, and the point where observer is standing, the distance between them is 50 meter, and from observer the angle of elevation is 60. हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, ठीक है, फ्रॉम ऑब्जर्वर इज 60 डिग्री। जमा करिए। So the angle of फोन नंबर लिख दिया ना, elevation. फोन नंबर लिख देना, कोई बात नहीं, पेज ये तो तीनों का एक पेज पे होगा। So the angle of elevation of the top of the ground. अभी बता रहे हैं, ये लो, इसमें नाम और फोन नंबर लिखो, फिर पीछे जमा करो पेज। अब देखिए, और किसी की तो नहीं बाकी है ना, भाई का जमा किया, चलो फिर से समझो, जैसा बोलेंगे वही रिपीट करना है, ठीक है ईशान। अ टावर इज स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर, फ्रॉम ए पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर, ये फुट ऑफ टावर है। One observer is standing. The angle of elevation of top of tower from the observer is found to be 60 degree. Now find the height of tower. Repeat करो. The tower is vertically standing on the ground and from a point is 15 meter. From a point 15 meter away. From a point 15 meter away from foot of the Tower and the observer is standing. from the ठीक है, मान लो कि कोई एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, उससे उसके पदचाप से 15 मीटर की दूरी पर एक प्रेक्षक उसके उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री मापता है, तो उस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। सो एक बार रिपीट करो सौम्या। अ टावर A इज tower is vertically standing on the ground from a point where a observer is standing to foot of tower. The distance is 15 meter, and the फ्रॉम अ पॉइंट, बिल्कुल वैसे ही बोलना है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे तो आगे के आंसर्स नहीं आ पाएंगे। फ्रॉम ए पॉइंट 15 मीटर अवे away फ्रॉम फुट ऑफ टावर, इसको कहते हैं फुट ऑफ टावर। ये क्या कहलाता है? फुट ऑफ टावर। और बोलो ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है? ऑब्जर्वर, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर एंड वन ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग, ही इज मेजरिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम देयर एज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। रिपीट करोगी? Question. हाँ, A tower stands vertically from the ground and a point which is 15 meter away from foot of the tower, from the foot of the tower, and the angle of elevation. an observer is standing, ठीक है, And observer. इतना भी बोल सकते हैं, फ्रॉम ए पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अभिषेक, Tower is standing vertically on the ground from the foot of tower to a point which is 15 meter away. An observer is standing who is seeing on top of tower and the angle of elevation is to be about 60 degree. फाइंड द Right. हाइट ऑफ टावर। अब जरा देखो, ए बी सी ये चीज है, सो लेट हाइट ऑफ टावर इज ए बी। अब हम देख लें, ये दिया, ये पता करना, तो क्या लगा दें? क्या 10? सो 10 60 डिग्री is equals to AB by BC perpendicular by base। 10 60 डिग्री की मनीष वैल्यू बताओ। 1060. लेट कर देते हो, पूरी क्लास बता देती है और अब अभी तक आप रिकलेक्ट कर रहे हो। AB by 15 बोलो, सही है? Yes sir. 15 वहाँ ले जाओ, आंसर आ गया। 15 root 3 meter. सो हाइट ऑफ टावर क्या आ गई? हाइट ऑफ टावर इज 15 रूट 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
एग्जाम्पल 2, an electrician repairs the fault on cable. तो उसने सीढ़ी लगा ली, लेकिन ऊपर से ये ओवरले केबल जा रही है, तो उसको थोड़ा सा नीचे रहना पड़ेगा। तो सीढ़ी वो नीचे रख रहा है कुछ। अब जरा देखिए कि ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, पोल की हाइट कितनी है? 5 मीटर। So there is a fault. Electrician has to repair an electric fault on a pole. She needs to reach a point 1.3. ऐसा करने के लिए उसे नीचे कितने नीचे पहुंचना होगा? 1.3 मीटर। कुछ तो नीचे रहेगी ना उसकी सीढ़ी, तार पे तो सीढ़ी नहीं लगा देगा। तो she needs to reach a point 1. यहाँ उसे पहुंच जाना पड़ेगा, तो सीढ़ी यहाँ तक लगा लें। अगर ये 1.3 है तो अभिनव बाकी बची हुई डिस्टेंस क्या होगी? 3.7 मीटर हो गई। ओके, और अगर सीढ़ी को स्टेबलाइज करना है तो ज़्यादा झुका नहीं सकते, 60 डिग्री का एलिवेशन ठीक रहेगा, एक सेफ माना जाता है किसी भी लेडर के लिए। सो उसने अपनी सेफ्टी के लिए 60 डिग्री रखा है इंक्लिनेशन सीढ़ी का। तो आपको ये पता करना है कि ऐसा करने के लिए लेंथ ऑफ लेडर कहाँ है और उसे फुट ऑफ पोल से कितनी दूरी पर सीढ़ी लगानी चाहिए। फाइंड द बेस ऑफ लेडर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ लेडर एंड फुट ऑफ पोल। किनके बीच की डिस्टेंस चाहिए? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ पोल, ये पोल है ना, एंड बेस ऑफ लेडर। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ लेडर। इस सीढ़ी की लंबाई भी ज्ञात करिए तथा सीढ़ी के निम्नतम बिंदु से उस खंभे के निम्नतम बिंदु के बीच की दूरी भी ज्ञात करिए। अब हम इसमें जो 0.7 लेंगे और 5 यही है हमारा ट्रायंगल, बस यही तो उसको पहुंचना है। अब जरा देखो, तो इसको ले लो A B C। ए बी कितना है? ए बी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाइट ऑफ पोल माइनस 1.3, ये तो करना पड़ेगा ना। 5 माइनस, तो दैट इज 3.7 मीटर। अब अप्लाई कर दो। दैट इज, क्या क्या चीजें चाहिए? क्या ये चाहिए और ये चाहिए? बताओ सुप्रिया, तुम ये चीज कैसे पा सकोगी? कौन सा लगाओगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। जो 6 है वो क्या है बताओ? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर बेस इन सब के बीच आते हैं, तो रेशो हुए कि नहीं? तो बताओ कैसे पता करोगे? और क्योंकि वो ट्रायंगल को मेजर करने के लिए यूज होते हैं, तो इसको कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। और रेशो है, इसलिए इस चैप्टर का क्या नाम पड़ गया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो मुझे बताओ ये कैसे पाओगे? कॉस थीटा लगा दें। सौम्या, इसको पाने के लिए क्या करोगे? tan लगा दें। tan 60 लगाइए, क्योंकि tan 60 में ये और ये रिलेटेड है, अपने आप ही आ जाएगा। तो बताओ ए बी अपॉन बी सी, देख लो, ए बी अपॉन बी सी कर दो tan 60, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan 60 की कितनी वैल्यू होती है? √3। अच्छा, ए बी कितना है? 3.7 अपॉन बी सी। बोलो बात सही है? बी सी नीचे की चीज ऊपर चली जाती है और ऊपर की चीज ऐसा हो सकता है। तो पहले मल्टीप्लाई करो फिर ले आओ, या एक साथ ही कर लो। तो बोलो बी सी कितना आया? 3.7 बाई, नीचे रूट नहीं रह सकता, इसलिए ऊपर और नीचे रेशनलाइज करो। 3.7 इंटू √3 और अपॉन 3 हो गया। 3 से इसको कैंसिल करो। उतना करने से अच्छा ये कर लो, 1.732 से कौन डिवाइड करता फिरेगा? अब डाल लेंगे, यहाँ डाल। ज़्यादा ही नहीं। तो अब इसमें वैल्यू डालने को कही गई है क्या? 1.73 डाल देंगे। चलो 3.7 इंटू 1.73 और अपॉन 3 अब डालेंगे, ठीक है? मल्टीप्लाई करो। 1.73 इंटू 3.7, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, 51, 7 1 जा 7,
और 3 से कर लो 4.3. 3 7 21. देखो 1 0 4 ये 6 हो गया. अब यहाँ 3 डिजिट पहले डेसिमल कितना आ गया 6.401 अपॉन 3. 401 तो छोड़ दो 6.4 में डिवाइड करो. 6 2 जा ये 3 2 जा 6 हो गया. डेसिमल लगाइए 1 आ गया. और फिर 10 आया तो 10 2.13 आ जाना चाहिए. हम लोगों ने सब कुछ लिया पता नहीं कितना क्यों आ रहा है. उन्होंने किसी और मेथड से किया होगा. उन्होंने नीचे रख के डिवाइड कर दिया होगा. बात समझ में आई? रूट तो- की वजह से नीचे भाग तो 2.13 मीटर. बोलो बात समझ आ गई? ये हाँ ओवरफ्लो कर रहा है. ठीक है चलो. तो फिर आंसर में गड़बड़ी. आंसर में गड़बड़ी नहीं है. वो क्या है कि अप्रोक्सीमेशन हमारा ज़्यादा एक्यूरेट है. उन्होंने नीचे किया है डिवीजन छोटी चीज से करना चाहिए अगर एक्यूरेट चाहिए तो. ठीक है. अब जरा देखो जो लोग सीधे भी करना चाहें तो वो रूट 3 से करें बट वो ज़्यादा वैसा मेथड है. जैसे कुछ लोग कहें BC कितना है 3.7 अपॉन 1.73 है. तो अगर एक डेसिमल से एक डेसिमल काटोगे तो बोलो क्या होगा. एक ही तो कटेगा तब भी 17.3 नहीं बचेगा. बचेगा सर. अब फिर ये डेसिमल हटा दो तो यहाँ 0. यस. अब 173 से करो जरा 370 तो बोलो 173 17 दूनी 34 तो दैट इज 346. यस. अब ये कितना हो गया बताइए 24. डेसिमल लगा के 0 बढ़ा दो तो ये कितना आया 170. सर ऐसा ही कर सकते हैं अभी के लिए रूट में रखे. अब ये देखो 7 आ गया. अब फिर यहाँ कितना आ गया तो ये 13 है तो 6 आ गया. अब फिर आगे कर लो 17 चौकों 68 लगभग 4 आ रहा है. नहीं तो 3 बार भी दे सकते हो. थोड़ा सा बचेगा लेकिन अगर 4 बार में कितना ज्यादा हो रहा है ये देखो 4 नहीं बना 4 7 28 कितना ज्यादा हो रहा है 22. हमारा थोड़ा BC ज्यादा हो रहा है लेकिन चल जाएगा. अप्रोक्सीमेट तो दोनों ही. अब अगली बात देखिए. सर हमारा BC इनकम. ठीक है अब आगे की बात देखें. सो अब अगर अभिनव मुझे AC निकालना है तो मुझे क्या लगा देना चाहिए सर AC हाँ. sin 60. साइन लगाओ क्योंकि ये वैल्यू इनएक्यूरेट है. हम इसका यूज नहीं करना चाहते. ये 2.13 और 14 में एम्बिग्यूटी है. अगर गलत वैल्यू यूज करोगे तो और पाइल अप हो जाएगी मिस्टेक. तो हम चाहते हैं हम फेयर वैल्यू यूज करें. हम इसकी मदद से नहीं निकालेंगे. हम किसी मदद से निकालेंगे इससे. तो इससे इसका रिलेशन बताओ. साइन 60 इज इक्वल्स टू Perpendicular upon hypotenuse. सही है. तो अब साइन 60 की वैल्यू भी बताइए. सर sin 60 is √3 by 2. √3/2 AB हमें पता है 3.7. AC का नहीं पता. AC ऊपर ले जाओ. अगर AC गया √3 के पास और 2 को इधर ले आओ 3.7 into 2 और फिर √3 को भी नीचे ले आओ √3. बोलो बात समझ में आई? क्या तुमने थोड़ी देर पहले इसी वैल्यू को सॉल्व किया था जो 2.14 निकली थी? ये वैल्यू तो की थी 3 पॉइंट. ये देखो इसी को तो किया है. फिर इसका रेशनलाइजेशन किया तो ये वैल्यू कितनी आ गई थी बोलो. 2.14. तो 2.14 में किसका मल्टीप्लाई कर दें 4.2. तो कितना हो जाएगा 4.28 मीटर. सो इससे क्या पता चला कि हाइट ऑफ लेडर कितनी आई. 4.2. एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ बेस ऑफ लेडर फ्रॉम फुट ऑफ कोल बोलो. 2.1. और व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेडर 4.2. 4 पॉइंट. इतना ही रखो आज के लिए. अब